नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शहीद आजम भगत सिंह की जीवनी के बारे में और आज़ादी के लड़ाई में इनके योगदान तथा बलिदान के बारे में। वैसे तो मात्र 23 वर्ष की उम्र में अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले भगत सिंह का जीवन लंबा तो नहीं परंतु बहुत ही बड़ा था और इनके जीवनी के बारे में किसी एक वीडियो या किसी एक किताब में समाहित करना नामुमकिन है। भगत सिंह न केवल एक क्रांतिकारी और एक स्वतंत्रता सेनानी थे बल्कि एक महान विचारक भी थे। भगत सिंह अपने आप में पाठशाला थे, तो उनके विचारों को अध्ययन करने के लिए बहुत सारे वीडियो की ज़रूरत है, बहुत सारे किताबों की ज़रूरत है। वे भारत के समाज को किस तरीके से देखना चाहते थे, एक 23 साल का लड़का आप सोचिए कितना कुछ लिख गया। उस उम्र में एक महान स्वतंत्रता सेनानी बन गया। न केवल उस पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वह एक हीरो बन गए। न केवल अभी तक की पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां भी इनको अपना हीरो मानती रहेंगी। तो ऐसे महान पुरुष के बारे में एक वीडियो में सब कुछ कवर करना नामुमकिन सा है, लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा करके उनकी जीवनी के बारे में ज़रूर बता सकूँगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप यह वीडियो ज़रूर और ज़रूर से पूरी देखेंगे और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे। तो मैं विशाल यादव आपका सक्षम एकेडमी आजमगढ़ पर स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करता हूं भगत सिंह के कुछ कोट से। उनका एक कोट है, इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता हूँ। इसका मतलब यह है कि भगत सिंह की जो कलम है, उनके व्यवहार, उनके जज्बातों से इतनी वाकिफ़ है कि वह अगर इश्क भी लिखना चाहें तो इनकलाब लिख जाता है। ऐसे थे हमारे भगत सिंह आज़ाद। चलिए उनका एक दूसरा कोट्स है, उसको भी देखते हैं, सुनते हैं। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का एक कतरा इनकलाब लाएगा। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ अत्याचार सहे हैं और अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों का सामना किया, परंतु कभी अंग्रेजी हुकूमत के सामने झुके नहीं। वह अपनी सोच पे टिके रहे। भगत सिंह न केवल अपनी बहादुरी से बल्कि अपने विचारधारा की वजह से भी लाखों करोड़ों युवाओं के आदर्श हैं। वरना न केवल यह पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी आज़ादी की लड़ाई में उनके बलिदान और योगदान को याद करते हुए उन्हें सदैव अपना हीरो मानती रहेंगी। चलिए भगत सिंह के बारे में शुरुआत से जानने की कोशिश करते हैं। उनके जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। साहस, स्वाभिमान, आत्मविश्वास, त्याग और बहादुरी की मिसाल अपने शहीद भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी थे जो 23 साल की छोटी उम्र में हंसते हंसते देश के लिए फांसी पर झूल गए थे। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको शहीद भगत सिंह के बारे में बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा और उनको अपने जीवन में उतारने के लिए आपको प्रेरणा मिलेगी। 28 सितंबर 1907। दोस्तों, यह बात है आज से करीब 110 साल पहले की, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, जब दोनों देश एक में थे, यानी कि भारत और पाकिस्तान एक में थे और एक ही देश था जिसे अंग्रेजों ने अपना गुलाम बनाया हुआ था। उस समय भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में पंजाब प्रांत के जिला लयालपुर के बांगा गांव में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। भगत सिंह के पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह है और माताजी का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह के पिता और चाचा अजीत सिंह भी एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह के परिवार के सभी लोग बड़े साहसी और वीर थे। भगत सिंह बचपन से ही साहसी, बहादुर और निडर थे। उनकी हिम्मत को देख के उनसे बड़े उम्र के बच्चे उनसे घबराते थे। उनकी बचपन की एक छोटी सी कहानी है, उसी से शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, जब वह अपने पिताजी के साथ खेत में गए तो भगत सिंह ने अपने पिताजी से एक सवाल किया कि पिताजी, यह खेत में क्या करते हैं? भगत सिंह के पिताजी ने जवाब दिया कि वह इसमें बीज बोते हैं, जिससे फसल होती है, अनाज पैदा होता है। फिर भगत सिंह जी ने अपने पिताजी से एक और सवाल किया कि पिताजी, अगर ऐसा है तो हम अपने खेतों में बंदूकों को क्यों नहीं बोते, ताकि ढेर सारी बंदूकें होती जिससे हम अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देते। भगत सिंह के पिताजी ने अपने बेटे के मुंह से यह सुनकर तो पहले वह थोड़ा हैरान हुए, लेकिन मन ही मन मुस्कुरा रहे थे
कि उनका बेटा देशभक्ति की राह पर जा रहा है। भगत सिंह जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनके मन में देशभक्ति की भावना और तेज होती गई। 13 अप्रैल 1919 यह वह दिन था जिसमें कुछ ऐसा हुआ जिससे भगत सिंह के दिल, दिमाग और उनकी आत्मा को झंझोर कर रख दिया और उनके मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आक्रोश भर दिया, क्योंकि इस दिन भारत के इतिहास का सबसे क्रूर नरसंहार हुआ था। यह घटना भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निकट स्थित जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड की थी, जिसमें अंग्रेजी अधिकारी जनरल डायर ने रॉलेट एक्ट के विरोध में हो रही एक सभा पर बिना किसी चेतावनी के भीड़ में खड़े हजारों बेकसूर भारतीयों के ऊपर गोली चलवा दी थी। इस घटना में 1000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिसमें अंग्रेजी अधिकारी जनरल डायर ने रॉलेट एक्ट के विरोध हो रही एक सभा पर बिना किसी चेतावनी के भीड़ में खड़े हजारों बेकसूर भारतीयों के ऊपर गोली चलवा दी थी। इस घटना में 1000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद जब भगत सिंह इस घटना के बारे में सुने तो वह स्कूल में थे और उनका स्कूल जलियांवाला बाग से 20 किलोमीटर की दूरी पर था। 20 किलोमीटर पैदल चलकर घटना वाली जगह पर पहुंच गए और वहां पर पहुंचकर जो उन्होंने देखा वह बहुत दर्दनाक था और उस दिन से उन सब शहीदों का बदला लेने का ठान लिया और खून से सनी मिट्टी मुट्ठी में भरकर घर लेकर आए थे। उस समय उनकी उम्र महज 12 साल की थी। अब बात करते हैं 1 अगस्त 1920 की। यह वह तारीख है जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जिसके अनुसार उन्होंने कहा कोई भी हिंदुस्तानी ब्रिटिश सरकार का साथ ना दे, हर सरकारी नौकर नौकरियां छोड़ दे, मजदूर फैक्ट्रियों से निकल आए, बच्चे सरकारी स्कूल में जाना बंद कर दें, कोई किसी तरह का टैक्स ना दे, सारे विदेशी कपड़े जला दो। इसके पीछे महात्मा गांधी का मकसद था कि ब्रिटिश सरकार का सारा काम काज रुक जाए। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया, अगर हम सब लोग ऐसा करते हैं तो हम लोग को 1 साल के अंदर आज़ादी मिल जाएगी। भगत सिंह के परिवार के लोग महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित थे और उनके इस फैसले से बहुत ही खुश थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और असहयोग आंदोलन का समर्थन करते थे। भगत सिंह बहुत छोटी उम्र से महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया और भगत सिंह गांधी जी के मांगों का साथ देते हुए ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रायोजित पुस्तकों को भी जला दिया था। चलिए अब बात करते हैं 5 फरवरी सन 1922 की। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा, जिसके जवाब में जनता ने क्रोध में आकर थानों में आग लगा दिया था, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना से गांधी जी सन्न रह गए थे और इस बात से गांधी जी नाराज होकर अपना असहयोग आंदोलन यह कहकर वापस ले लिया कि स्वतंत्रता के लिए अभी हमारा देश पूरी तरीके से तैयार नहीं है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को रद्द करने के कारण भगत सिंह मन में गांधी जी के प्रति क्रोध उत्पन्न हो गया, लेकिन पूरे राष्ट्र की तरह वह भी गांधी जी का सम्मान करते थे, मगर उन्होंने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन की जगह हिंसात्मक मार्ग अपनाना उचित समझा। भगत सिंह जुलूसों में भाग लेना प्रारंभ किए तथा कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य भी बने। उनके दल के प्रमुख क्रांतिकारियों में से चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि थे। चलिए अब बात करते हैं 9 अगस्त 1925 की। इस दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूटने की एक ऐतिहासिक घटना हुई थी, जिसको आज हम काकोरी घटना के नाम से जानते हैं। काकोरी कांड में पकड़े गए क्रांतिकारियों में से 4 क्रांतिकारियों को फांसी दिया गया था और 16 अन्य क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। और इस बात से भगत सिंह इतने अधिक क्रोधित हुए थे कि उन्होंने 1928 में अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में विलय कर लिया था और उसे एक नया नाम दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। चलिए अब बात करते हैं 30 अक्टूबर 1928 की। 1928 वही साल था जिसमें साइमन कमीशन का बहिष्कार के लिए भयंकर प्रदर्शन हुआ था। 30 अक्टूबर 1928 को इन्होंने लाहौर में
साइमन कमीशन के विरुद्ध एक विशाल प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी बुरी तरीके से घायल हो गए। उस समय लाला लाजपत राय जी ने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। चलिए अब देखते हैं 17 नवंबर 1928 को क्या हुआ था। 17 नवंबर 1928 को इन्हीं चोटों की वजह से लाला लाजपत राय जी का देहांत हो गया था। लाला लाजपत राय जी की मृत्यु होने से पूरा देश गम में डूब गया, लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों ने अंग्रेजी सरकार को सबक सिखाने के लिए स्कॉट को मारने की योजना बनाई, जो कि ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था। 17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे लाहौर कोतवाली पर भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल और चंद्रशेखर आजाद तैनात हुए और स्कॉट की जगह सैंडर्स को देखकर उसको मारने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि सैंडर्स भी उसी जालिम हुकूमत का एक नुमाइंदा था। भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी और वहां से भाग निकले। इस तरीके से इन लोगों ने मिलकर लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का हत्या का बदला लिया। और आपको बताना चाहूंगा कि यह वही घटना है जिसके बाद से भगत सिंह ने अपने बाल और दाढ़ी काट लिए थे, ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए। अब बात करते हैं 8 अप्रैल 1929 की। विदेशी सरकार को भारत में आम आदमी, मजदूर, छोटे व्यवसायी और गरीब लोगों के दुख तकलीफों से कोई लेना देना नहीं था। उनका मकसद सिर्फ भारत देश पर राज करना और भारत देश को लूटना था। अपने इस नापाक इरादे के साथ ब्रिटिश सरकार मजदूर विरोधी बिल पारित करना चाहती थी, लेकिन भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उनके दल के लोगों को यह मंजूर नहीं था कि देश आम इंसान जिनकी हालत पहले से गुलामी के कारण खराब थी, वह और खराब हो जाएगी। और इस बिल पर विरोध जताने के लिए भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय समिति में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंके। और बम फेंकने का मकसद किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार को अपनी बेखबरी भरी गहरी नींद से जगाना था और बिल के खिलाफ विरोध जताना था। इसलिए असेंबली में फेंके गए बम बड़ी सावधानी से खाली जगह का चुनाव करके वहीं पे फेंका गया था, ताकि किसी को इससे नुकसान ना हो सके। और उन बमों के अंदर कोई जानलेवा विस्फोटक नहीं था। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और उनके साथ बटुकेश्वर दत्त ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए स्वयं अपनी गिरफ्तारी दी थी, क्योंकि भगत सिंह ने निश्चय कर लिया था, इतना जरूरी नहीं है जितना अंग्रेजों का भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों को विश्व के सामने लाना था। गिरफ्तार होने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को जिस जेल में रखा गया, वहां भगत सिंह ने देखा वहां रखे गए अंग्रेज और भारतीय कैदियों में बहुत भेदभाव हो रहा था। भारतीय कैदियों के लिए वह जेल बहुत दुखदाई था। जेल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई वर्दियां वर्षों से नहीं बदली गई थी। रसोई क्षेत्र और भोजन में चूहा और कॉकरोच से भरा रहता था। पढ़ने लिखने के लिए कॉपी, पेन आदि सामग्री नहीं दी जाती थी, जबकि उसी जेल में अंग्रेज कैदियों को सारी सुख सुविधाएं दी जाती थी। भगत सिंह ने कहा, कानून सबके लिए एक होना चाहिए, और उन्होंने यह निर्णय ले लिया, जब तक उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा, खाने लायक खाना, साफ सुथरे कपड़े, पढ़ने के लिए किताब और अखबार, लिखने के लिए कागज और पेन नहीं दिया जाता है, वह खाना नहीं खाएंगे। अब बात आती है जून 1929 की। दोस्तों, यहाँ से सफर शुरू होता है उनकी भूख हड़ताल का, जिसमें बटुकेश्वर दत्त ने भी उनका साथ दिया था। उनकी भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए अंग्रेज अफसरों ने उन पर ऐसे जुल्म ढाए जिसकी कल्पना करके भी रूह कांप जाए। उन्हें घंटों तक बर्फ की सिल्ली पर लेटाकर कोड़ों से पीटा जाता था। जबरदस्ती उनके मुंह में दूध डालने की कोशिश की जाती थी, लेकिन भगत सिंह अपने हौसले के इतने पक्के थे कि उन्होंने कभी एक बूंद दूध का अपने शरीर में नहीं जाने दिया। और दूसरी तरफ उनके बाकी साथी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ दिनों बाद भगत सिंह को लाहौर जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उनके बाकी साथियों को रखा गया था। भगत सिंह का भूख हड़ताल देखकर उन सब ने भूख हड़ताल शुरू कर दिया, जिसमें सुखदेव, राजगुरु, जितेंद्र नाथ दास और अन्य सभी क्रांतिकारी शामिल थे। और उन सब के साथ अंग्रेजी हुकूमत ने भी वही सब शुरू कर दिया जो भगत सिंह के साथ किया करते थे। यहाँ तक उन्होंने कई दिनों तक पानी भी नहीं दिया जाता था। उनको पानी के मटके में दूध भर दिया जाता था, जिससे वह लोग तड़प के अपनी भूख हड़ताल तोड़ दें, लेकिन न जाने वह किस मिट्टी के बने थे।
ना तो वो कमजोर पड़े, ना उन्होंने अपनी हिम्मत हारी। उन लोगों ने डटकर सामना किया और भूख हड़ताल खत्म नहीं किया। अब बात आती है 13 सितंबर 1929 की। 13 सितंबर 1929 को जेल में भूख हड़ताल के कारण एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी जितेंद्र नाथ दास की मृत्यु हो गई। उन्होंने 63 दिनों तक कुछ नहीं खाया था, लेकिन उनकी भूख हड़ताल अटूट रही। उनके मौत के सदमे ने पूरे भारत को हिला दिया था। आखिरकार अंग्रेजी सरकार को घुटने टेकने पड़े और भगत सिंह के सारी शर्तों को मानना पड़ा। 5 अक्टूबर 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपनी भूख हड़ताल पूरे 116 दिन के बाद 5 अक्टूबर 1929 को तोड़ा था। है ना कितनी हैरानी की बात। जहां हम लोग 1-2 दिन बिना खाए पिए ढंग से नहीं रह सकते, वहां यह लोग 116 दिन बिना कुछ खाए पिए थे। और इतनी समस्याओं के बावजूद, इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद यह लोग 116 दिन बिना कुछ खाए पिए रहे थे। यह कोई मामूली बात नहीं था। क्या आपको पता है भगत सिंह का वजन उस समय कितना था? तो भगत सिंह का उस समय वजन 60 किलो था, लेकिन इस भूख हड़ताल की वजह से 6.4 किलो घट गया था। चलिए अब बात करते हैं 26 अगस्त 1930 को। चलिए देखते हैं 26 अगस्त 1930 को क्या हुआ था। अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराध उनका सिद्ध किया था। अब बात करते हैं 7 अक्टूबर 1930 की। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का निर्णय लिया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा और अन्य सभी क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 23 मार्च 1931 फांसी का दिन। फांसी का दिन 24 मार्च 1931 सुबह को रखा गया था, लेकिन भारतीय जनता में भगत सिंह की फांसी को लेकर काफी आक्रोश बढ़ गया था। इसलिए अंग्रेजों ने 23 मार्च 1931 को ही फांसी देने का फैसला लिया। देश के अधिकारियों ने जब भगत सिंह को यह सूचना दी कि उनके फांसी का वक्त आ गया, तब वह एक किताब पढ़ रहे थे। तो भगत सिंह ने कहा, जरा ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। फिर 2 मिनट के बाद किताब छत की तरफ उछाल कर बोले, ठीक है चलो अब चलते हैं। फांसी पर जाते समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों मस्ती से गाना गा रहे थे और फांसी के तख्तों पर खड़े होकर उन्होंने जोरदार इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे। वह लोग बहुत खुश थे क्योंकि वह देश के लिए अपनी कुर्बानी देने जा रहे थे। और फिर 23 मार्च 1931 को शाम में करीब 7:33 पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। ज्यादातर लोगों ने भगत सिंह के बारे में यहीं तक सुना है और जाना है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई है। इसके आगे की चीजें जो है वह आपके दिल दहला देगी। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन ना भड़क जाए, क्योंकि लोगों में आक्रोश तो था ही। इसके डर की वजह से अंग्रेजों ने पहले जेल के पीछे की दीवार तोड़ी और इनके मृतक शरीर को कुल्हाड़ियों से टुकड़े किए और फिर उन्हें बोरियों में भर के पीछे के रास्ते से फिरोजपुर की ओर ले जाया गया, जहां पर मिट्टी का तेल डालकर उनके पार्थिव शरीर को जलाया जाने लगा। लेकिन जब गांव वालों ने आग जलता हुआ देखा तो करीब आने लगे और इससे डर के अंग्रेजों ने भगत सिंह के अध जले टुकड़े को जल्दी जल्दी सतलुज नदी में फेंका और वहां से भाग चले। जब गांव वाले पास आए तब उन्होंने इनके मृतक शरीर के टुकड़ों को एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हमेशा के लिए अमर हो गए। चलिए अब कुछ अन्य बातें जानते हैं भगत सिंह से जुड़ी हुई। भगत सिंह से मिलने के लिए जेल में सिर्फ एक महिला को इजाजत थी। इसके अलावा भगत सिंह से कोई नहीं मिल सकता था। जो वहां पे मैला साफ करने वाली महिला थी, औरत थी, सिर्फ वही मिल सकती थी और इसके अलावा किसी को इजाजत नहीं थी। भगत सिंह ने फांसी से पहले उस महिला से कहा, बेबे, पंजाब में माँ को बेबे बोलते हैं। भगत सिंह ने बोला, बेबे मैं तुम्हारे हाथ से खाना खाना चाहता हूँ। वो बोली, तुम ऊंचे कुल के हो, मैं नीची जाति की हूँ। यदि तुम मेरे हाथ से खाना खाओगे तो तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। भगत सिंह ने बोला, माँ, एक बेटे को तब मुक्ति मिलती है जब वो मरने से पहले 2 निवाला अपने माँ के हाथ से खाना खा लेता है, तब जाके उसको मुक्ति मिलती है। 23 मार्च 1931 शाम को महिला बैठ के ये सोच रही थी कि
कल सुबह भगत सिंह को वह अपने हाथ से खाना खिला देगी। पर उसको क्या पता था, उसका यह मुंह बोला बेटा इसी वक्त फांसी के तख्त पर चलने के लिए निकल पड़ा है। अब कुछ चीज़ें और हैं भगत सिंह के बारे में जो हमें जानना चाहिए। जब भगत सिंह की शादी की बात उनके घर वालों ने की थी तो भगत सिंह एक खत लिखकर घर छोड़कर भाग गए थे और भाग के कानपुर चले गए थे। उस खत में उन्होंने लिखा था, उनका जो जीवन है वह देश के लिए समर्पित है, उनकी मौत ही उनकी दुल्हन है। भगत सिंह अपने कॉलेज के शुरुआती दौर से ही बहुत से नाटक आदि में भाग लिया करते थे। वे बहुत अच्छे एक्टर भी थे। वो जिन नाटक में भाग लिया करते थे उन नाटक में केवल देशभक्ति ही शामिल थी। उन नाटकों के चलते वे हमेशा नव युवकों के देश भक्ति के लिए प्रेरित किया करते थे और साथ ही साथ अंग्रेजों का बहिष्कार किया करते थे और अंग्रेजों का मजाक भी बनाते थे और उन्हें नीचा दिखाते थे, क्योंकि उन्हें अंग्रेजों का इरादा पूरी तरह से गलत लगता था। भगत सिंह जी मस्त मौले इंसान थे और उन्हें लिखने का भी बहुत शौक था। कॉलेज में उन्हें निबंध में भी कई बार पुरस्कार मिले थे। भगत सिंह नियमित रूप से अखबारों में भी लिखा करते थे। एक अच्छे वक्ता व पाठक व लेखक भी थे। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखा भी और संपादन भी किया था। जिस आज़ाद देश में आज हम सुरक्षित सांस ले रहे हैं उसके लिए इन लोगों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। आज जब मैं शहीद भगत सिंह और उनके साथियों के देश की आज़ादी के लिए यह संघर्ष और उन पर हुए अत्याचारों की सच्ची कहानी पर यह वीडियो बना रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कितने महान ये लोग थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपनी कुर्बानी दे दी, और कितने महान हैं वह लोग जो आज भी देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर खड़े रहते हैं और वक्त आने पे हमारे लिए देश के लिए शहीद हो जाते हैं। ऐसे शहीदों को नमन। तो आशा करता हूँ आप ये वीडियो पूरी देखिएगा। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा और आगे तक इसको शेयर करिएगा। थैंक यू।